अप्रैल 2008 रात के करीब 1 बजे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने का एक बच्चा रोने लगा। शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाना चाहा, सलीम बोला मैं नहीं आऊंगा, तुम मार दो। शबनम ने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। शबनम ने 7वां खून कर दिया। ये कहानी है यूपी के अमरोह के बावनखेड़ी गांव की और एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़े ने 7 जिंदगियां छीन ली। घटना इतनी बुरी थी कि तत्कालीन सीएम मायावती को सूचना मिलते ही अमरोह जाना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी जो रहने वाली है वो है शबनम और उसके प्रेमी सलीम के बारे में। तो दोस्तों, आइए इस मर्डर मिस्ट्री को शुरू से समझते हैं। अमरोह के बावनखेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। क्योंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ी तो वह उनके पास आ जाते थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने के ख्वाब था। तभी शबनम को बावनखेड़ा गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो जाता है। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे, फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लिया और शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी एतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया कि वह सलीम को भूल जाए। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीद कर उसे दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए थे। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करके कहा, जहां भी पहुंचे हो वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती हुई चाय में जहर की पुड़िया घोल डाली, सभी को चाय पिला दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उनका दम घुटने लगा और सब मर जाते हैं। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आता है। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मार दिया और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरी साइड शबनम थी। उसने कहा वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला मैं नहीं आऊंगा, तुम ही उसे मार दो। शबनम 11 माह के बच्चे के गला पकड़ती है और उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसकी सांस ना रुक जाए और उसकी भी मौत हो जाती है। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने कहा कि घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। चारों कमरे के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक जा पहुंची। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक वाले पूरे ही बेरिकोडिंग्स करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोह पहुंच गई। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपी को सख्त कार्रवाई की बात कही, 5 लाख का चेक देने का ऐलान कर चुकी थी। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। क्योंकि उन्हें शबनम पर शक था, तो उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता को यही पहला पॉइंट मिल चुका था। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम ने कैसे होश में थी? वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना शुरू कर दी। शबनम ने रोते हुए बताया कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। वह पहली ही लाइन तक झूठी साबित हो गई। जब पता चल गया कि छत पर जा रही सीढ़ी दरवाजे तो अंदर से बंद थे, फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी। दीवार प्लास्टर की थी, ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ जाना मुश्किल था।
बदमाश सीढ़ी से आते हैं, उसे लेकर क्यों जाते? इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। आरसी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने वाले ही थे। खबर मिली कि उसके अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसने पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसे पहले ये हत्या में शामिल होने से मना कर रही थी। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इसी तरह से केस पूरी तरीके से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले शबनम का कॉल डिटेल निकलवाया था, जिसमें पता चला कि हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की गई। अब ये पूरा केस एकदम साफ हो चुका था। अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुना दी। जज एस हुसैनी ने कहा, इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उसी तरह से मैंने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था। फांसी की सजा उन्हें बरकरार रही। उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, उनकी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दावे आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील शहर नकवी ने यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अंततः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम प्रयागराज जिले के नैनी और शबनम रामपुर के जेल में बंद है। दोस्तों, उसके बाद ये केस चलता जा रहा है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। 2 माह की गर्भवती जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल वह जेल में रहा, लेकिन उसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफी है जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था, तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया था। सैफी कहती है कि वह आज तक बिट्टू को उसकी मां के गांव लेकर नहीं गई। बावनखेड़ा तो दूर, अमरोह तक नहीं लेकर गए हैं। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बावनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांवों में पैदा होने वाले किसी भी लड़की के नाम शबनम नहीं रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।